students, I am Dr. Ravi Gupta from Prime Academics, where learning never ends. स्टूडेंट मैं क्लास 12 में आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था, कौन सा? सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में मैंने आपको बताया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल एक्सप्लेन करी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को बताने के लिए हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। तो पहले स्टूडेंट हमें समझना चाहिए कि वांट ऑफ फैक्टर कहाँ से आया है, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होती है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने पर डिसोशिएट या फिर एसोसिएट ना करे। यानी कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको तभी मिलती हैं जब सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्वेंट के जाने पर नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में डालने पर एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है, तो आपको नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बल्कि या तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। तब ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फैक्टर इस्तेमाल करते हैं दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर की क्या यूटिलिटी हुई? वांट ऑफ फैक्टर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि वांट ऑफ फैक्टर जो होता है इसको हम लोग कैलकुलेट कर क्या इस्तेमाल करते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी जितनी भी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हम वांट ऑफ फैक्टर को बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को हम आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ये आपको मालूम है कि वांट ऑफ फैक्टर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो। तो एसोसिएशन के लिए इसका अलग फॉर्मूला होता है और डिसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n-1। और अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद उसका एसोसिएशन होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, ये इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें टर्म क्या क्या है? यहां पर ये जो अल्फा है इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहां पर जो अल्फा है ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां पर जो n है वो आपका क्या है? वो है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल में डिसोसिएट करता है, और n यहां पर जो है वो है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एसोसिएट हो रहे हैं। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग कैसे समझेंगे वो आइए देखते हैं। देखिए, जो वांट ऑफ फैक्टर होता है इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। क्या? I जो है वो या तो 1 हो सकता है, I या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या I लेस देन 1 हो सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी हम लोग सटीक इंफॉर्मेशन एक बार में क्लिक हो सकती है। देखिए, I अगर मोर देन 1 आता है तो इसलिए कब होता है? जब हमारा जो सॉल्यूट है वो डिसोशिएट करता है। यानी कि जब भी सॉल्यूट का डिसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। अगर मान लीजिए सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट करता है तो I की वैल्यू लेस देन 1 आती है। और अगर सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोफाइटिक ना वो एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे तो हम बोलेंगे कि I की वैल्यू कितनी आती है? 1। यानी ये तब होगा जब जो सॉल्यूट है वो ना तो डिसोसिएट करे ना इधर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वांट ऑफ फैक्टर जो I है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को I की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ये इसके 2 फॉर्मूले हुए, डिसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला है, एसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला है। और I की जो है वो 3 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी? I मोर देन 1, I लेस देन 1 और I इक्वल टू 1। I मोर देन 1 तब होगा जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो, I लेस देन 1 होगा जब सॉल्यूट का एसोसिएशन हो, और I इक्वल टू 1 होगा जब सॉल्यूट ना एसोसिएट करे ना डिसोसिएट करे। तो स्टूडेंट, अभी आपने देख लिया है कि वांट ऑफ फैक्टर को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना है। एक
डिसोसिएशन का केस है और एक एसोसिएशन का। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली, जैसे मैं दो डिसोसिएशन केस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहला एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड हैविंग 70% डिसोसिएशन। देखिए 70% डिसोसिएशन से ये क्लियर हो रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 70% है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 70/100 यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई 0.7। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला है K4FeCN6 का होल स्क्वायर। अब देखिए K4FeCN6 जो होता है ये कैसे डिस्कस करता है, ये देता है 4 K+ आयन देता है और साथ में एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है ये वाला। अब आप देखेंगे कि एक फार्मूला यूनिट यहाँ पे आपको 5 पार्टिकल दे रहा है। कैसे, एक फार्मूला यूनिट दे रहा है 4 पोटेशियम यानी एक 4 आयन और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन, तो एक ये और 4 ये कुल मिला के हो गए 5, यानी n की जो वैल्यू हुई वो हुई 4+1 यानी कि 5 आयन। तो अभी मैंने आपको बताया ये डिसोसिएशन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। तो डिसोसिएशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, I = 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n-1। तो आपने देखा ये है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपने देखी है क्वेश्चन में दी 0.7, n की वैल्यू हो गई 5 - 1, तो 5 में से 1 गया 4, 4 से 1 2.8 और 1 ये आपका हो गया 3.8 टोटल वैल्यू, और I यूनिटलेस क्वांटिटी है यानी आपका I 3.8। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता ही है कि क्या होता है, Na2SO4 होता है। तो Na2SO4 आपको पता है कि ये देगा 2 Na+ आयन देगा और एक देगा सल्फेट आयन। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि एक फार्मूला यूनिट 2 सोडियम और एक सल्फेट आयन दे रहा है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू हुई 3 और अल्फा जब नहीं दिया जाता है तो ये बात क्लियरली है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 100% मानेंगे, यानी कि 100/100 यानी हमको लेनी पड़ेगी 1। तो जहां भी आपको स्टूडेंट्स ये दिक्कत आए कि अल्फा की वैल्यू ना क्लियर हो तो वहां पे अल्फा हम 1 ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू 1 तभी होगी जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 होगी, अल्फा की वैल्यू होगी, हम फिर से अपना डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n-1, तो ये जाएगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 3 - 1, तो ये आपको कैलकुलेट होकर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 3। स्टूडेंट अभी मैंने आपको जो प्रीवियस 2 एग्जांपल बताए वो डिसोसिएशन के केस थे। अब मैं जो आपको 2 एग्जांपल और दे रहा हूं वो है डिसोसिएशन की नहीं बल्कि एसोसिएशन के। तो एसोसिएशन के यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल है, जिसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हर एस्पेक्ट में, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल भी। देखिए क्या है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। तो देखिए एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाता है तो वो डाइमेराइज कर जाता है, यानी कि डाइमेराइजेशन में चला जाता है। डाइमेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि 2 यूनिट आपस में लिंक हो जाएंगी, यानी डाइमेराइजेशन का मतलब हुआ कि एसोसिएशन ऑफ 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है 2 यूनिट्स का, इसका मतलब हुआ है कि जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, और अल्फा यहाँ पे गिवन नहीं है तो अल्फा की वैल्यू आप लेंगे 1। और आपको पता ही है कि एसोसिएशन में हमारा फॉर्मूला होता है ये, तो 1 - 1 प्लस 1/2, ये 1 7 कैंसिल यानी कि 0.5। और ये आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपका जो वैल्यू आई का आ रहा है वो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। एक और एग्जांपल लिया गया यहाँ पे कि सॉल्यूट अंडरगोइंग टेट्रामेराइजेशन। तो यहाँ क्या हुआ कि जो I की वैल्यू है वो हम लेंगे 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। जब अल्फा ना गिवन हो तो हम लोग जानते ही हैं कि कितना ले लेते हैं 1, और n की वैल्यू यहाँ पे लिखा है टेट्रामेराइजेशन का मतलब है 4 यूनिट, तो हम यहाँ लेंगे 4, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 0.25।